विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे। मैं बीएससी के विद्यार्थियों से चर्चा कर रहा हूं और आपने पिछले दिनों देखा होगा, पिछले वीक में हमने चर्चा की थी एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट के अंतर्गत जो सेकंड इकाई आपकी है। सेकंड इकाई में कुल मिला के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट था आपका टारगेट सेटिंग का और सेकंड पार्ट था आपका कम्युनिकेशन स्किल का। हमने कम्युनिकेशन स्किल पे पिछले दिनों चर्चा की है, शायद आपने वो टॉपिक तैयार भी कर लिया होगा। इसी में एक टॉपिक और है जिसको हम बोलते हैं टारगेट सेटिंग। ये जो टॉपिक आपका ये और आपका कम्युनिकेशन स्किल दोनों इस प्रकार के टॉपिक हैं, इनको केवल आप एक एंटरप्रेन्योरशिप के दृष्टिकोण से ही न देखें। वास्तव में ये सब वे चीजें हैं, निकट भविष्य में आपको भी अपने कोई ना कोई आपका लक्ष्य तय करना पड़ेगा। आपको लक्ष्य के लिए कहीं से मोटिवेशन भी मिलेगा, आपके पास कुछ आइडियाज भी आएंगे। ये सारी चीजें आपके मन में कहीं ना कहीं रहेंगी। तो आप इसको उस रूप से देखें कि किस प्रकार से हम, अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो किस प्रकार से मैं इन चीजों का मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले मैं आपको बजाय लक्ष्य के मैं आपको सीधा ले चलता हूं कि हम पहले ये विचार करें कि आइडिया होते क्या हैं। हाँ, शुरुआत होती कहां से? सबसे पहली चीज होती है आपकी विचार से। आपके पास आइडियाज हो, अगर आपके पास आइडिया होगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे। और किसी ने ठीक कहा है कि अगर आपके पास आइडिया से शुरुआत होती है आपकी उचान, कि आप कितनी ऊंचाई तक जाएंगे। आपका आइडिया किस प्रकार का है? यदि आपका सोच इस प्रकार का है कि उसको हम आर्थिक स्वरूप दे सकते हैं, हम उसके माध्यम से कोई व्यवसाय उद्योग कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो आइडिया है वो आइडिया, उस पर आप काम कर सकते हैं। और आप चूंकि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है और आपको एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ये फर्स्ट सेम में पढ़ाने का एक कारण ये भी था, मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था कि आप इन 2-3 सालों में सोचें कि क्या मैं एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से भी अपना करियर बना सकता हूं। आपके मन में क्या आइडिया चल रहे हैं, आप किस प्रकार की वस्तु के उत्पादन के बारे में सोच रहे हैं। जैसे हमारे कुछ केमिस्ट्री के विद्यार्थी होंगे, वो केमिकल बेस्ड किसी इंडस्ट्री के बारे में उनके मन में परिकल्पना हो सकती है, निश्चित रूप से होगी। हमारे कुछ अन्य विद्यार्थी होंगे, उनके मन में किसी पार्ट को लेकर, कोई मोबाइल में कुछ नई चीज के बारे में कुछ उनके मन में आइडिया हो, यह सोच उनका हो सकता है। हमारे फिजिक्स के विद्यार्थियों का, तो ऐसे कई विचार आपके मन में आ सकते हैं। प्रश्न वही है कि विचारों से ही शुरुआत होती है किसी भी व्यवसाय की, क्योंकि आइडिया अगर आपके पास होगा तो आप उसी पे काम करेंगे। तो पहली चीज है कि आप व्यावसायिक विचारों की परिकल्पना करें, इमेजिन करें उन चीजों को कि आपके मन में किस प्रकार के आइडिया चल रहे हैं। उन आइडिया का मनन, उन सारे आइडियाज पर आप मनन करें, विचार करें, लोगों से पूछे, राय लें। ये सारी चीजें आपको अभी जो फर्स्ट ईयर से पढ़ाने का पीछे हमारा उद्देश्य यही है, सरकार का या हमारे विश्वविद्यालयों का, कि आप इन चीजों को फर्स्ट ईयर से ही जानें। और दूसरी बात है, जब आपके मन में कोई आइडिया आपके मन में इमेजिन हो रहा है तो फिर आप ये देखें कि यदि उस आइडियाज पे यदि आप काम करना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी, समस्याएं होंगी तो उनका निदान आप कैसे करेंगे। मतलब तमाम दृष्टिकोण से हमें उसका फिजिकली, उसका प्रैक्टिकली में देखना पड़ेगा कि अगर हम उस अप्रोच को, उस आइडियाज को यदि वास्तव में प्रैक्टिकली यदि अपनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी समस्याएं हमारे बीच हो सकती है। जैसे अगर आप जो इंडस्ट्री में आप जाना चाहते हैं, जो व्यवसाय आप करना चाहते हैं, उसका रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपकी टेक्नोलॉजी कहाँ से मिलेगी, उसके लिए लेबर कहाँ से मिलेगा, उसके लिए मार्केट कहाँ से आपको उपलब्ध होगा, और इन सारी चीजों के लिए आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, पैसा कहाँ से मिलेगा। इन सारी चीजों पर आपको क्या करना पड़ता है, उस आइडियाज पर आपका उसका वैल्यूएशन भी करना पड़ता है। तो आपके मन में यदि कोई आइडिया यदि आता है तो आप उस आइडिया को डिस्कस करें, हमारे प्राध्यापक साथियों से उनसे डिस्कस करें, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे आप डिस्कस करें, जिला व्यापार उद्योग केंद्र में आप डिस्कस करें, तमाम एजेंसियों से जो आपको आगे की इकाई में आप पढ़ेंगे फिफ्थ सेम में, उन एजेंसियों को अपने आइडियाज बताएं। तो इन सब आइडियाज के आधार पर ही आप कोई ना कोई लक्ष्य का निर्धारण कर पाएंगे। तो पहले हम लक्ष्य निर्धारण के पहले हम इस चीज पे फोकस करें कि हमारे मन में चल क्या रहा है, हम किस प्रकार के आइडियाज के बारे में सोच रहे हैं। अब आती है आपकी लक्ष्य की बात, क्योंकि हमें लक्ष्य स्टार्ट करना है इसको। देखिए, किसी ने कहा है हर चीज का, आप भी बीएससी कर रहे हैं, आपका भी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है, आपने भी कुछ सोच रहा होगा कि मुझे एमएससी करना है, मुझे रिसर्च करना है, या मुझे एमफिल करना है, पीएचडी करना है। बहुत सारे आपके उनमें विचार हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति का कोई ना कोई उद्देश्य, आपकी पढ़ाई के पीछे भी आपका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अब किसी ने एक ठीक कहा है कि अगर आपका लक्ष्य नहीं है, यदि आप लक्ष्य भी यदि कोई कार्य करते हैं तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप पूरा का पूरा समय अपना वेस्ट कर रहे हैं, उससे कोई आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम टारगेट ठीक तरीके से सेट करें।
हम व्यवसाय में यदि जाना चाहते हैं तो व्यवसाय में हमें लक्ष्य ही तय करना पड़ता है और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम पूरे समय भर प्रयास करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि लक्ष्य प्रबंध कार्यक्रम का अंतिम बिंदु है, लास्ट पॉइंट है। ये लास्ट पॉइंट क्यों है? क्योंकि अगर हमने तय कर लिया कि मुझे इस बार मार्केट में 10,000 वस्तुएं बेचना है, लक्ष्य आपका तय है, अब आप क्या करते हैं? उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरे समय प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है? 10,000 वस्तुएं बेचना या अमुक बाजार में हमारी वस्तु को प्रवेश दिलाना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? अंतिम समय तक काम करते रहते हैं, और जब वो लक्ष्य समाप्त हो जाता है फिर नया लक्ष्य आपके सामने आ जाता है। वो लक्ष्य हमने इसलिए रखा कि उसको हमें अचीव करना है। तो लक्ष्य क्या हो गया है? प्रबंध कार्यक्रम का आपका अंतिम बिंदु होता है, लास्ट पॉइंट होता है, जिसके लिए हम पूरे समय प्रयास करते रहते हैं। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि टारगेट सेटिंग का प्रोसेस क्या होगा? अगर मुझे कोई लक्ष्य तय करना है तो लक्ष्य तय करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें होना चाहिए या किन किन चीजों पर मुझे फोकस करने की आवश्यकता है? पहली चीज है कि आप प्लान बनाएं। अगर आपके पास प्लान है, इसका मतलब आप लक्ष्य निर्धारण के प्रति सीरियस हैं। और यदि आप कोई प्लान ही नहीं बना रहे हैं, बगैर प्लान के आप कह रहे हैं साहब मैं लक्ष्य तय कर लूंगा, संभव नहीं है। आपका भी अगर आपका कोई टारगेट है कि मुझे इस बार बीएससी में इतने % मार्क्स प्राप्त करना है, ये आपका लक्ष्य है। अब आपको यदि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो आपको एक प्लान तरीके से अपनी स्टडी जारी रखना पड़ेगी। यदि आप प्री प्लान होकर यदि अपनी पढ़ाई को नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो लक्ष्य निर्धारण के लिए बहुत जरूरी है कि हम प्लान बनाएं और प्लान के आधार पर ही हम आगे की प्रक्रियाओं को अडॉप्ट करें। दूसरी चीज है कि लक्ष्य निर्धारण के लिए एक व्यक्ति में पेशेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों का होना आवश्यक है। क्योंकि किसी ने कहा है यदि आपका धैर्य है, यदि आपके पास पेशेंस है, तो आप कोई भी समस्या से निजात प्राप्त कर लेंगे। कोई समस्या यदि आपके सामने आएगी तो आप उस समस्या का समाधान आपको निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको जरूर मिलेगा। और यदि आप में पेशेंस ही नहीं है तो आप मान के चलना आप किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में जो व्यक्ति जाता है, अगर आपने शुरू में टारगेट तय कर लिया कि साहब मुझे 15,000 वस्तुओं का बेचना है मार्केट में, अब 15,000 वस्तु अगर बेचना है, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम 2 दिन में वस्तुएं बेच लेंगे, 2 दिन में हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, संभव ही नहीं है। तो जब हम लक्ष्य तय करें तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की बहुत आवश्यकता है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आपका अपने आप पे कितना भरोसा है। यदि आपका अपने आप पर भरोसा नहीं है तो आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप में पेशेंस हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस हो। यदि 2 चीजें हैं तो आप मान के चलना है कि आप लक्ष्य निर्धारण आपका ठीक दिशा में जाएगा। और तीसरी चीज है अनुशासित होकर कार्य करना, डिसिप्लिन होकर। देखिए जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। शायद आपने पढ़ा होगा, किसी ने ठीक कहा है कि यदि पानी अनुशासित तरीके से यदि बहता है तो नदी बन जाता है, यदि शब्द अनुशासित यदि होते हैं तो किताब बन जाते हैं। यदि आप आदमी का जीवन यदि अनुशासित है, डिसिप्लिन्ड है, तो जो कुछ अचीव करना चाहता है, जो कुछ वो प्राप्त करना चाहता है, उसको हासिल कर लेता है। तो लाइफ में महत्व होता है आपका डिसिप्लिन का। तो अगर आप अनुशासित होकर यदि कार्य करेंगे, मतलब आपने टारगेट तय कर लिया, टारगेट तय मतलब आपने ये भी तय कर लिया कि मुझे इतना काम करना आज करना है, इतना काम करने के बाद मुझे ब्रेक लेना है, रेस्ट लेना है, मुझे इसके बाद इस मार्केट तक पहुंचना है। एक सीक्वेंस आपने, हर चीज आपने अनुशासित तरीके से प्लान कर रखी है। अगर आपने ये कुछ कर रखा है तो आप मान के चलना कि आपकी जो टारगेट की जो प्रोसेस है वो प्रॉपर है। और यदि आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया आपने, तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य को ठीक तरीके से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि अगर मुझे कोई टारगेट सेट करना है, मुझे इंडस्ट्री में जाना है, व्यवसाय में जाना है, तो मुझे लक्ष्य तय करते समय किन किन बातों पर ध्यान रखना पड़ेगा। यदि आपने इन 4 बातों को, 4-5 चीजों को यदि आपने ठीक तरीके से समझ लिया तो आप आगे जो चैलेंजेस आएंगे उनको भी आप इजीली समझ पाएंगे कि अगर मुझे चैलेंजेस मेरे सामने कम से कम आए, मेरे सामने समस्याएं कम से कम आए, यदि आप ये चाहते हैं तो आपको टारगेट निर्धारित करते समय, टारगेट की सेटिंग करते समय कुछ चीजों पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। सबसे पहली चीज है कि टारगेट मुझे सेट करना है तो मुझे मार्केट की क्या परिस्थितियां हैं, मार्केट का सिचुएशन कैसा है, उसका नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। अगर मुझे मार्केट का ज्ञान नहीं है और मैं बगैर मार्केट सर्वे किए, बगैर मार्केट को जाने यदि मैं कोई लक्ष्य तय करता हूं तो आप मान के चलना कि लक्ष्य को प्राप्त करने में डाउट रहेगा। आप उसको प्राप्त कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में आप भी आश्वस्त नहीं हो पाएंगे। और यदि आप पूरी मार्केट की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद, पूरी मार्केट की परिस्थितियों को समझने के बाद यदि आप कोई टारगेट फिक्स करेंगे, तय करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उसको प्राप्त करने में
आप सफल होंगे। दूसरी चीज है कि जब मैं टारगेट सेट करता हूं तो मुझे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि मैं जिस प्रकार की वस्तु का निर्माण करना चाहता हूं या उसका विक्रय करना चाहता हूं या उस फील्ड में मैं सेवा देना चाहता हूं, उसमें पहले से कितने प्रतियोगी मार्केट में उपलब्ध हैं। मुझे उन प्रतियोगियों की हर एक्शन पर का नॉलेज मुझे होना चाहिए। यदि मुझे यही नहीं पता कि मैं जिस बिजनेस में जा रहा हूं उस बिजनेस को करने वाले नगर में कितने हैं, देश में कितने हैं या प्रदेश में कितने हैं, अगर मेरा लक्ष्य ऐसा है कि मैं वस्तु पूरे देश में बेचना चाहता हूं, प्रदेश में बेचना चाहता हूं, नगर में बेचना चाहता हूं, अगर मैं नगर में बेचना चाहता हूं तो मुझे इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि उस नगर में उस वस्तु को बेचने वाले कितने हैं। स्टेट में बेचना चाहता हूं तो मुझे स्टेट लेवल की जानकारी रखना पड़ेगी कि मेरे प्रतियोगी हैं क्या, वो किस प्रकार की उत्पादन को अपनाते हैं, किस प्रकार की उत्पादन टेक्निक्स को अप्लाई कर रहे हैं, इन सब चीज का मुझे जानकारी रखना पड़ेगी। तो अगर आप लक्ष्य तय करते हैं तो आपको यह भी जानना पड़ेगा कि मार्केट में प्रतियोगी कितने हैं। तीसरी चीज, जब आप किसी वस्तु के निर्माण में जाना चाहते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज का भी अध्ययन करना पड़ेगा कि वो मुझे टेक्निकल नॉलेज कहां से मिलेगा। क्योंकि आज आप देखिए हर साल 6 महीने में टेक्निक बदल रही है वस्तु का निर्माण करने की। आज जो वस्तु जिस प्रकार से बन के आ रही है, 6 महीने बाद उसकी बनने की प्रोसेस बदल जाती है। तो मुझे अगर मार्केट में मैंने कोई लक्ष्य तय किया है तो लक्ष्य तय करते समय मुझे इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उस प्रकार की वस्तु के उत्पादन से संबंधित टेक्निक्स कहां से उपलब्ध हो सकती है, उसके एक्सपर्ट कहां पर उपलब्ध है, उससे संबंधित मशीनें कहां पर उपलब्ध है, इन सब का मुझे अध्ययन करना पड़ेगा। यदि उसके बाद मैं टारगेट सेट करूंगा तो मेरे सामने चैलेंजेस कम रहेंगे। अगली बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, चूंकि आप साइंस के भी स्टूडेंट हैं। अभी मैंने पहले कॉमर्स के विद्यार्थियों से चर्चा की तो वो थोड़ा सा इन चीजों को जल्दी समझ जाते हैं, आप टेक्निकल को जल्दी समझते हैं। पर यहाँ पर आप देखिए, अगर मुझे टारगेट सेट करना है तो मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि वस्तु की कास्ट कितनी आएगी, वस्तु का मूल्य किस प्रकार से डिसाइड होगा, मैं जिस वस्तु का निर्माण कर रहा हूं उस वस्तु के निर्माण क्षेत्र में जितने मेरे प्रतियोगी हैं वो किस प्रकार से प्राइस डिटर्मिनेट करते हैं, उस चीज का मुझे जानकारी रखना पड़ेगी। और अगली चीज कि लाभ का अध्ययन, मुझे कितना लाभ प्राप्त होगा। अगर हर आदमी देखिए, अगर आप बिजनेस करेंगे, अगर आपने पैसा मार्केट से उधार लिया है, यदि आपने बैंक से पैसा लिया है, आपने अपने पेरेंट्स से पैसा लिया है, रिश्तेदारों से पैसा लिया है, हर व्यक्ति उसका रिटर्न चाहता है। तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मैं जिस बिजनेस में जाता हूं उसमें रिटर्न मुझे कितना मिलेगा, लाभ की स्थिति मेरी क्या रहेगी। अब जब आप वस्तु की कास्ट की बात करेंगे तो आपको वस्तु की कास्ट में कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वस्तुएं जो प्रत्यक्ष रूप से मेरी वस्तु के निर्माण में लागत के रूप में काम आएगी, ऐसी कौन सी वस्तुएं, ऐसी कौन सी लागत है जो डायरेक्ट नहीं है किंतु इनडायरेक्ट लागत है, वो भी मुझे बियर करना पड़ेगी। और इन सब के आधार पर, सारी लागतों के आधार पर आप निर्णय कर पाएंगे कि आप वस्तु की कीमत आप क्या रखेंगे। क्योंकि बगैर लागत ज्ञात किए एक इंडस्ट्री में हम उस वस्तु की कीमत तय नहीं कर सकते। तो हमें कास्ट का भी एनालिसिस करना पड़ेगा, हमें प्राइस भी देखना पड़ेगी, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में भी विचार करना पड़ेगा। और तीसरी चीजें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि उस प्रकार के व्यवसाय में लाभ कितना प्राप्त होगा या लाभ की स्थिति उस प्रकार के बिजनेस में किस प्रकार की मार्केट में। इन सारी चीजों का अगर हम अध्ययन करने के बाद यदि हम कोई लक्ष्य तय करेंगे तो हम मान के चलना कि हमारे सामने समस्याएं कम होगी। अन्यथा क्या होगा, अगला टाइटल आपके सामने आएगी, अगली स्क्रिप्ट आप देखेंगे, अगला जो आपकी स्लाइड्स आप देख रहे हैं, चैलेंजेस। देखिए, जब हमने लक्ष्य तय कर लिया है तो कई सारे चैलेंजेस हमारे सामने होंगे, हमें उन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। बगैर चैलेंजेस का सामना किए, बगैर चुनौतियों का सामना किए आज की तारीख में कोई भी काम नहीं हो सकता। आप स्वयं देखिए, आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आपके सामने भी कई चैलेंजेस होंगे, कई समस्याएं आपके सामने होती है। हम उन चुनौतियों का सामना करें, उनको फेस करें, ऐसा ना करें कि उन चुनौतियों से हम दूर भागें, हमें उनको चैलेंज के रूप में लेना पड़ेगा। तो दो प्रकार के चैलेंजेस एक व्यवसाय में आते हैं, एक होता है इंटरनल चैलेंजेस और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल चैलेंजेस। नाम से स्पष्ट है, इंटरनल चैलेंजेस वे होते हैं जो संस्था के अंदर होते हैं, ये हमें अंदर ही इनसे दो हाथ करना होता है, इनसे हमें जूझना पड़ता है, इनका हमें सामना करना पड़ता है, इनसे हमें फाइट करना पड़ती है। और कुछ होते हैं एक्सटर्नल चैलेंजेस जो जिसपे संस्था का कंट्रोल नहीं है, ये संस्था के बाहर का वातावरण है जिसके कारण हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब जैसे मैं पहली बात करता हूं आपको इंटरनल चैलेंजेस क्या होंगे। अब आपने किसी वस्तु के निर्माण के बारे में तय कर लिया कि मुझे एक वस्तु का निर्माण करना है, इस प्रकार की वस्तु का निर्माण करना है, एक्स वस्तु का निर्माण करना है। अब उस एक्स वस्तु का निर्माण करते समय यदि आपने ठीक तरीके से प्लान नहीं किया, प्लान से हमारा मतलब कितना मटेरियल लगेगा, लेबर कितने लगेंगे,
उसका उस वस्तु को निर्माण करने में कितना आपका प्रोसेस में समय लगेगा। यदि इन सब का चयन आपने ठीक तरीके से नहीं किया है तो ये आपकी इंटरनल चैलेंजेस। आपने तय कर लिया 2 दिन में वस्तु बन जाएगी, जबकि जो आपकी प्रोसेस है वो प्रोसेस बोलेगी 6 दिन में वस्तु मार्केट में पहुंचेगी। इसका मतलब क्या है? चैलेंज आपके सामने हो गया, ये इंटरनल चैलेंज है। अगली बात, आपको जिस समय जितनी पूंजी की आवश्यकता है, जैसे आपने कोई ऐसा बिजनेस का चयन किया है जो सीजनल है, किसी सीजन विशेष पे ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए उस सीजन पे यदि आपको प्रॉपर मात्रा में पूंजी अगर आपके पास नहीं है, या आपने उधारी ज्यादा दे रखी है, क्रेडिट में माल ज्यादा दे रखा, आपके पास पैसा नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं होगा संस्था में तो क्या होगा? आप बहुत सारे काम आपके रुक जाएंगे। ये एक चैलेंजेस आपके सामने हो सकता है। तो दोषपूर्ण आपका उत्पादन का प्रबंधन आपका हो सकता है, दोषपूर्ण आपकी कर्मचारियों से संबंधित आपकी पॉलिसी हो सकती है, आपका मैन्युफैक्चरिंग का तरीका आपका अगर दोषपूर्ण है तो आपके सामने कई चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं। तो ये सारे वे चैलेंजेस हैं। या कच्चे माल की कमी आपकी आ गई अचानक, कच्चा माल आपको प्रॉपर रूप से आपके पास उपलब्ध, पैसा नहीं करना, आप उपलब्ध नहीं करा पाए, आपके पास वस्तुओं के बहुत सारा वस्तुओं का स्टॉक निर्मित हो गया, मार्केट में उसकी डिमांड नहीं है, मार्केट में उसकी मांग कम होने है तो भाई में आएगा, परंतु आपने बगैर उन चीजों को ध्यान में रखे वस्तु का प्रोडक्शन लगातार जारी रखा, जबकि वास्तव में बाहर की परिस्थितियों को देखते हुए आपको प्रोडक्शन के बारे में तत्काल निर्णय कर लेना था, पर आपने निर्णय समय पर नहीं किया। तो ये सारी वे समस्याएं जो संस्था के अंदर आपको इन सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ कुछ एक्सटर्नल चैलेंजेस भी होते हैं जो संस्था के बाहर के होते हैं, जैसे पावर। आप स्वयं का पावर आपका नहीं है, आप स्वयं का पावर प्रोडक्शन नहीं है, आप जो एमपीवी विभाग है उससे आप बिजली लेते हैं। अब मान लीजिए आपको बिजली टाइम पे नहीं मिली, प्रॉपर सप्लाई आपका नहीं है, या पता चला कि बारिश कम हुई है, इस बार बिजली का प्रोडक्शन कम हुआ है और आपके एरिया में प्रॉब्लम होगी लाइट की, ये एक समस्या आपके सामने हो सकती है। ये एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, ये आपकी इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। अगली बात, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है या सड़क प्रॉपर नहीं है, ये प्रॉब्लम आपके सामने हो सकती है। तो ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जिसको अपन बोल सकते हैं, अधोसंरचना आधारित कई प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने हो सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार का बिजनेस आप करना चाहते हैं उस प्रकार के बिजनेस के लिए बैंकों ने फाइनेंस देना कम कर दिया या बंद कर दिया, एक चैलेंज है आपके सामने, समस्या आपके सामने। समय पर आपको पैसा बैंक नहीं दे रही, समस्या आपके सामने। या जहां पर आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर इस प्रकार का फाइनेंस करने की सुविधा आपके पास नहीं है, बाह्य चैलेंजेस आपका हो गया। सरकार की नीति जिस प्रकार का आप बिजनेस कर रहे हैं उसके अगेंस्ट हो गई है, सरकार उस प्रकार की इंडस्ट्री को नहीं लगाना चाहती, कोई भी उसका रीजन हो सकता है। एनवायरमेंट बेस्ड कोई चीज आपकी आ गई कि पर्यावरण की वजह सरकार अब क्या चाह रही, इस प्रकार का बिजनेस आप ना करें, उस प्रकार के बिजनेस करने वालों के सामने जो छूटे थी छूटे सरकार ने समाप्त कर ली। तो ये एक्सटर्नल चैलेंजेस भी आपके सामने आ सकते हैं। तो अभी आपने इसके पहले देखा था कि अगर हम जब लक्ष्य का निर्धारण करते हैं, जब हम इन सारी चीजों का भी हम अध्ययन ठीक तरीके से कर लेंगे तो हमारे सामने ये जो चैलेंजेस हैं ये चैलेंजेस आपके सामने कम आएंगे। और यदि हमने इनका ठीक प्रकार से यदि हमने इनको एनालाइज नहीं किया, ठीक प्रकार से यदि हमने इसका अध्ययन नहीं किया तो इन समस्याओं से आपको निश्चित रूप से सामना आपको करना पड़ेगा। तो 2 प्रकार के चैलेंजेस आपके सामने हो सकते हैं। अब प्रश्न उठता है, आपके सिलेबस में यह भी दिया हुआ है कि जब आप कोई टारगेट सेट करते हैं तो आपको कहां से मोटिवेशन मिलता है? क्या आपको कहीं से मोटिवेशन में मिलता है कि आप इंडस्ट्री में चले जाओ, हम आपको ये देंगे? जैसे अब आपके सामने 2 विकल्प हैं, आप बीएससी कर रहे हैं, या तो आप जॉब में जाएंगे या स्वरोजगार में जाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर बाय द वे मैं चलो नौकरी नहीं करना चाहता, ये चाहती, मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तो बताइए मुझे कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी प्रेरणाएं हैं जिससे मैं इस व्यवसाय में आऊं? तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ प्रेरणाएं होती है। प्रेरणाएं एक व्यक्ति की इच्छा, सोच और दृष्टिकोण को बदलती है। मान लीजिए अगर आपको ये पता चल जाए कि इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए, केमिकल बेस्ड इस इंडस्ट्री को लगाने के लिए सरकार विशेष प्रकार की आपको सुविधा दे रही है, या इको फ्रेंडली कोई अगर आप उत्पादन तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको सरकार विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दे रही है, सब्सिडी दे रही है। मतलब क्या होगा? आपका सोच बदल जाएगा, आपकी अप्रोच बदल जाएगी कि ठीक है अभी तक सर मैं नौकरी के बारे में सोच रहा था, पर नहीं, चूंकि ये सारी चीजें मैं जानता हूं, समझता हूं, मैंने सब कुछ पढ़ रखा है, मैं इंडस्ट्री में जाना चाहता हूं। तो आपका दृष्टिकोण बदल गया, आपकी सोच बदल गई। और जब ये दोनों चीजों में परिवर्तन आता है तो क्या होता है? आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, आपको अपने आप पे विश्वास होने लगता है कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। तो ये चीजें हैं। तो लक्ष्य प्राप्ति की जो प्रेरणा होती है ये केवल न केवल आपका दृष्टिकोण बदलती है, सोच बदलती, बल्कि आप में आत्मविश्वास भी जगाती है। और
यही अभिप्रेरणा ही वो चीज है, मोटिवेशन ही वो चीज है जिससे एक व्यक्ति जो कुछ करना चाहता है, जो उसने तय कर रखा है, उसको प्राप्त करने में उसको सहयोग मिलता है। अपन आगे चर्चा करेंगे कि अभिप्रेरणाएं कौन कौन सी होती है। अभी तो आप ये समझे कि प्रेरणाएं होती क्या है और प्रेरणाओं से हम किस प्रकार से अपने आप को मोटिवेट करते हैं। अब लक्ष्य प्राप्ति की प्रेरणाओं के प्रकार कौन से, हमें कितने प्रकार का मोटिवेशन मिल सकता है। अभी आपने देखा था, थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, अभी इसके पहले आपने पढ़ा था कि समस्याएं, इंटरनल चैलेंज और एक्सटर्नल चैलेंजेस किसके सामने होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के सामने। अब यहाँ देखिए आप, जब आपको कोई मोटिवेट करता है तो मोटिवेशन जो आपको मिलता है वो भी दो तरीके से मिलता है, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल का मतलब वही है कि जो आपके स्वयं, आप में स्वयं में कौन से गुण हैं, उन गुणों के आधार पर यह तय होता है कि आप व्यवसाय में जाने के लिए स्वयं अभिप्रेरित हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं या नहीं है। ये आपका इंटरनल मोटिवेशन का फैक्टर हो गया। और कुछ आपके एक्सटर्नल भी होते हैं जिस पर अपन चर्चा करेंगे। अब पहला देखिए आप, इंटरनल जो आपका प्रेरणाएं होती है, मोटिवेशन, उसमें पहला पॉइंट है आपका सोच। आपका कैसा है, आपका सोच यदि नेगेटिव है, आप हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, ये मान के चलना आप किसी भी फील्ड के लिए मोटिवेट नहीं। सेल्फ मोटिवेट तो आप कम से कम है ही नहीं, क्योंकि सेल्फ मोटिवेट व्यक्ति हमेशा वही होता है जिसका सोच सकारात्मक होता है। तो पहली चीज हो गई, यदि आपका सोच पॉजिटिव है, यदि आप सोचते पॉजिटिव हैं, इसका मतलब आप में कुछ करने की प्रेरणा है, आप में कुछ कॉन्फिडेंस है, आप कुछ कर पाएंगे, ये चीज है आपकी। और यदि ये चीज नहीं है, इसका आप अपोजिट कर लीजिए, इसका मतलब आप में इंटरनल आपका मोटिवेशन आप में बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा है, हमें अचीवमेंट की चाह, यदि डिजायर फॉर अचीवमेंट, यदि हम अचीवमेंट चाहते हैं, यदि हमारी इच्छा है अंदर से कि मैं कुछ उपलब्धि हासिल करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं से कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं व्यक्ति को बताना चाहता हूं, मैं अपने परिवार को बताना चाहता हूं कि देखो मैं ये कुछ कर सकता हूं, अगर ये चाह यदि आपके मन में है, इसका मतलब है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप में इंटरनल मोटिवेशन है। और यदि ये चीज नहीं है, इसका मतलब आप मोटिवेटेड नहीं है, इंटरनल कम से कम। तीसरी चीज, व्यस्त रहने की इच्छा, बिजी रहने की इच्छा। देखिए आप कोई भी बिजनेस में जाएं, व्यस्त रहना पड़ेगा आपको। अब अगर आप ये चाहते हैं कि साहब मैं तो बस जैसा ऑफिस में काम होता है 4 घंटे 5 घंटे 8 घंटे की नौकरी करूंगा, इसके अलावा मैं व्यस्त रहना नहीं चाहता, मैं तो साहब 8 से 4 तक काम करने में इंटरेस्ट रखता हूँ, बाद में मैं व्यस्त रहना नहीं चाहता, क्या होगा, आप में अंदर से आप में प्रेरणा नहीं है। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं सर, मैं जो कुछ मैंने लक्ष्य अपना तय कर रखा है, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिजी रहने के लिए तैयार हूं, ये अंदर से आपकी इच्छा है, तो इसका मतलब आप मोटिवेटेड हैं। और लास्ट पॉइंट है सफल होने की इच्छा। कई बार क्या होता है, हम अगर हमारे मन में ये लगता है कि साहब मैं तो सफल होकर दिखाऊंगा, अगर आप हमेशा ये बोलते हैं साहब देखना कैसे भी होगा मैं सफल होकर दिखाऊंगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी निर्मित ना हो जाए, आप देखना मैं सक्सेस होकर आपको दिखाऊंगा, यदि ये इच्छा अगर आपके मन में है तो क्या होगा, आप मोटिवेटेड पर्सन है। अभी आप देखिए, मैंने अभी इसके पहले भी एग्जांपल दिया था, अभी आपके कॉलेज में यूथ फेस्टिवल चल रहे होंगे, कुछ लोग हमारे आप में से स्टूडेंट ने, हो सकता है किसी ने पार्टिसिपेट भी किया हो उन चीजों में। अब अगर आप में ये लग रहा है कि साहब मैं तो मुझे अचीव करना है, मुझ में इस बार मैं जिला नहीं, इस बार मैं यूनिवर्सिटी तक जाऊंगा, क्या होगा, आप में उपलब्धि की चाह है। यदि आप में उपलब्धि की चाह है तो आप में सफल होने की इच्छा होगी। यदि आप में उपलब्धि की चाह नहीं, अचीवमेंट करने की अगर आप में चाह नहीं है, तो आप सफल भी नहीं होंगे। तो अगर आप में लगता है कि मैं सक्सेस होऊंगा, सक्सेस रहूंगा, ये अगर आपका सोच है, तो आप मान के चलना है कि आप मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है। तो ये 4 चीजें ऐसी है जो कहीं से, ऐसा नहीं कि अब मैं कहूँगी साहब इसके लिए अगर आप 2 घंटे का अगर मैं लेक्चर भी दे दूं तो आप में आ जाएगी, ये तो आपके अंदर की भावना है, आप स्वयं क्या सोचते हैं। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, आप में ये सब कुछ है, अचीवमेंट की अगर आप में इच्छा है, सक्सेस होने की इच्छा अगर आप में, आपके आप बिजी रहने चाहते हैं, आप व्यस्त रहने में आपको मजा आता है, आपको काम करने में आनंद आता है, इसका मतलब क्या है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन हैं। और इसके बाद कुछ ऐसी प्रेरणाएं जो हमें बाहर से भी मिलती है। ये 4 प्रेरणाएं देखिए आप, ये प्रेरणाएं वे जो आपको बाहर से मिलती है, समाज से मिलती है, संस्थाओं से मिलती है, सरकार से मिलती है। ये संस्थाएं, हम इन सारी चीजों को हम एक साथ देखेंगे। जैसे मानसिक रूप से उद्यमी को तैयार करना, मेंटली प्रिपेयर करना। अब आप उद्यमिता सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था, ये क्या है, ये आपको मेंटली तैयार कर रहा है कि आप भी एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अगर पहले ये नहीं पढ़ाया जाता था, पहले ये किसी आप आज से 5, 7, 8 साल पहले आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत, फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत एंटरप्रेन्योरशिप नहीं पढ़ाया जाता था, तब व्यक्ति
मोटिवेट नहीं होता था, पर आज आप देखिए आप फर्स्ट ईयर से सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। इसका मतलब आपको मानसिक रूप से तैयार कर रही है शिक्षा फर्स्ट ईयर से, कि आपके पास करियर का एक विकल्प सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है। ये बाहरी प्रेरणा है, ये पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए आपको प्रेरणा मिल रही है। अगली चीज, लक्ष्य चयन करने में मदद करना। आपको कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो आपको लक्ष्य तय करने में आपकी मदद करती है, हेल्प करती है। अभी आप फोर्थ और फिफ्थ इकाई में जब आप जाएंगे तो आपको कई रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ना है, कई ऐसी संस्थाएं जो एक व्यक्ति को व्यवसाय या उद्योग स्थापित करने के लिए सहयोग करती है, जिसमें जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र है, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है, भारत सरकार का एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित संस्थान है, कई ऐसी संस्थाएं जो ट्रेनिंग प्रदान करती है। ये सारी संस्थाएं क्या करती है, आपको अपने लाइफ का, आपके उद्योग जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसके लक्ष्य के चयन करने में आपको हेल्प करती है। तो लक्ष्य चयन में हेल्प करने के लिए कई संस्थाएं मौजूद हैं जो आपको बाहर से भी प्रेरित करती हैं कि आप अपना रोजगार स्थापित कर सकते हैं। और जब आप देखिए, जब आप मेंटली जब आप तैयार हो रहे हैं तो आप में देखना धैर्य का विकास होगा, पेशेंस भी आप में आएगा। पेशेंस कब आएगा आदमी में, जब उसको लगता है कि मेरे सामने ये समस्याएं हैं और इन समस्याओं का मैं इस प्रकार से निदान ढूंढ सकता हूं। अगर ये चीज यदि आपने कहीं सोच ली, इसका मतलब क्या है, आप में धैर्य का विकास होगा। तो ये जितनी संस्थाएं मैंने जो अभी आपको नाम गिनाए थे, ये संस्थाएं जब आपको किसी व्यवसाय उद्योग को लगाने में जब हेल्प करती है, इसका मतलब क्या है, आप में पेशेंस आता है, आप में धैर्य आता है। आप ये मान के चलते हैं कि अगर मैं किसी जगह रुक भी जाऊंगा या कहीं पर अगर मेरा काम रुकता भी है या कहीं कोई जानकारी अगर मेरे पास नहीं है, तो ये संस्थाएं मौजूद है जो मुझे इस काम को आगे करने में सहयोग प्रदान करेगी। इसका मतलब आप में धैर्य का विकास होगा। तो धैर्य का विकास भी आपको, ये संस्थाएं आपको जब धैर्य का विकास करवाती है, इसका मतलब आप बाहर से मोटिवेट होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। और जब ये सारी चीजें आपके मन में आ जाती है, अगर आपको पता चल गया कि मैं ऐसे व्यवसाय लगा सकता हूँ, मैं यहाँ से पैसा प्राप्त कर सकता हूँ, सरकार से मुझे ये सहयोग मिल सकता है, जब ये सारी चीजें आपके पास होती है या इन सारी चीजों के बारे में आप जान लेते हैं, तो फिर आप में डी वाली चीज आ जाती है कि आपके मन में ये भाव पैदा हो जाते हैं कि मैं इस अचीवमेंट को प्राप्त, मैं ये लक्ष्य प्राप्त करके रहूंगा, मुझ में, मेरे अंदर ये इच्छा जग रही है कि मैं ये काम करूं, मैं उपलब्धि हासिल करूं। तो ये सारी चीजें आपको बाह्य प्रेरणा के अंतर्गत आती है जो हमें सरकार, संस्थाओं, इनसे हमें प्राप्त होती है। ये विचार वाली बात मैंने आपको बता दी थी। अब देखिए, आपके मन में जो आइडियाज आते हैं, जैसे अभी आप साइंस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके मन में चल रहा है कि ये करना, ये बिजनेस करना, ये बिजनेस करना, ये बिजनेस करना, कौन सा बिजनेस करें। अब जब आप ये इस प्रकार के आइडियाज अगर आपके मन में हैं, तो आइडियाज आते कहां से आपके मन में, ऐसे कौन से स्रोत है जो आपको इस प्रकार के आइडिया उपलब्ध कराते हैं, या जिससे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आगे बढ़ने में जो हमें सहयोग करते हैं, वो कौन से हमारे इस प्रकार के सोर्सेस हो सकते हैं। तो पहला देखिए, जो आपका नगर में, जो आपका जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपने जिस इंडस्ट्री के बारे में सोच रखा है, यदि वहां पर पहले से उस प्रकार के एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं, जिसको हम एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, तो वर्तमान उद्यमी से यदि हम मिलते हैं तो कई बार हमें नए आइडिया देते हैं कि देखिए हम तो इस प्रकार काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री इस प्रकार की लगी हुई थी, यदि आप आज की तारीख में ये चीज भी आ गई है, यदि आप ये भी अगर करेंगे तो हो सकता है कि आप मुझसे ज्यादा सक्सेस जाएं। तो होता क्या है, जब हम एंटरप्रेन्योर से मिलते हैं, जब हम उद्यमी से मिलते हैं, तो हमें कई नए आइडिया मिलते हैं। अब कुछ लोग ये सोचते हैं साहब उद्यमी विचार हमें क्यों देंगे। देखिए ऐसा नहीं है, आज आप इस बात को निकाले अपने मन से, जितना मार्केट में कंपटीशन होता है उतना बाजार बढ़ता है। आप नोट करके रखें, हर एंटरप्रेन्योर चाहता है कि अगर उसके नया व्यक्ति यदि आएगा तो वो अपने आप में कुछ चेंज करेगा, नहीं तो वो भी चलेगा ठीक है मैं जैसा कर रहा हूँ वैसे चलने दूं। आप स्वयं देखिए 90 के बाद से इंडिया में क्या हुआ, अगर आपने स्टडी की हो कि हम जैसे उदारीकरण की ओर बढ़े, हमारे यहाँ कुछ चीजें कुछ एक ही प्रकार की मिला करती थी, लाखों हजार वर्षों तक एक ही प्रकार की चीजें उपलब्ध होती थी, पर जैसे ही बाहर की वस्तु हमारे यहाँ पर आई तो हमारे यहाँ पर भी नई वस्तु का निर्माण शुरू हुआ। तो क्या होगा, जब हम एंटरप्रेन्योर के संपर्क में आते हैं तो हमें कुछ नए आइडियाज मिलते हैं, तो हम यहां से हम विचारों की खोज कर सकते हैं। दूसरा, ग्राहक, कस्टमर। आप स्वयं देखिए, हम सब कस्टमर हैं। हम जब किसी वस्तु को खरीदते हैं तो हम कई बार देखते हैं कि किसी वस्तु की कोई कमी है, हम देखते हैं ये चीज अगर इसमें होती तो ये आर्टिकल, ये वस्तु हमारे लिए और ज्यादा उपयोगी होती। हम ये चीजें शेयर करते हैं किससे, उस व्यक्ति से जो उस वस्तु को बेचता है या जो उस वस्तु को बनाता है। इसका मतलब क्या हो गया, ग्राहक भी कई बार हमें नए नए आइडियाज उपलब्ध कराता है। सर अगर आप ऐसा करेंगे तो ये वस्तु ज्यादा उपयोगी बन जाएगी, ये वस्तु ज्यादा लोग खरीदेंगे, या मैं नहीं हमारा पूरा परिवार इसका उपभोग करना शुरू कर देगा। मतलब वो अपने पे बोलता है, पर ये चीज को हम अगर वाइड रूप से अगर देखें
तो कई बार हमें लगता है कि हाँ इसकी बात में कुछ सत्यता है, यदि मैंने इस चीज को बनाया है और इस चीज में यदि मैं कुछ परिवर्तन कर दूंगा तो हो सकता है कि ये वस्तु ज्यादा व्यक्ति उसको लाइक करने लगेंगे। या एक ही चीज ऐसी है जिसमें हम थोड़ा सा कुछ एडिशन कर दें तो दूसरी आवश्यकता की यदि आपकी पूर्ति कर दे, इसका मतलब क्या हो गया, वो आइडिया आपको ग्राहक ने दिया कि सर अगर आप ये वस्तु में अगर ये चेंज कर देंगे तो ये वस्तु और ज्यादा उपयोगी बन जाएगी। तो कई बार क्या होता है, हमें नए आइडियाज हमारे कस्टमर से भी उपलब्ध होते हैं। तीसरी चीज है सरकार। सरकार भी हमें नए आइडियाज देती है। सरकार कैसे आइडियाज देती है, सरकार कई प्रकार की स्वरोजगार की योजनाएं चलाती है, जो आप 5वीं इकाई में आप पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, स्टेट गवर्नमेंट की योजनाएं, कई प्रकार के सरकार सब्सिडी देती है, अनुदान देती है। उसमें कैपिटल सब्सिडी भी आपका है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है, आपका टैक्सेशन में भी सब्सिडी आपको है, प्रवेश शुल्क में भी आपको सब्सिडी, एंट्री टैक्स में भी आपको सब्सिडी, तमाम प्रकार की सब्सिडी आपको उपलब्ध कराती है। ये जब सब्सिडी जब हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में भी आइडिया आता है कि यार देखो, सरकार अगर हम इस इंडस्ट्री को लगाएंगे और यदि 2 लाख का फाइनेंस कराएंगे और 35% यदि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी उपलब्ध कराएगी, इसका मतलब हमें 70,000 रुपए यदि सरकार से सहायता के रूप में मिल रहा है, इसका मतलब हमें इस प्रकार के इंडस्ट्री व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए, इसके बारे में हम कुछ और जानकारी कलेक्ट करें और इस प्रकार की इंडस्ट्री में हम जाएं। तो ये होता है आपका कि जब हम सरकार इस प्रकार की चीजों से हमें विचार देती है कि अगर आप इस प्रकार के व्यवसाय के बारे में सोच रहे हैं और यदि आप वास्तव में इस पे काम करेंगे तो हम आपके लिए ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। तो हम उन सुविधाओं के कारण क्या होता है, कई बार हमारे मन में नए विचार आना शुरू हो जाते हैं। फोर्थ बातें, वितरण श्रृंखलाएं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसको हम बोलते हैं, जो एक उत्पादक की वस्तुओं को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, उसको अपन बोलते हैं वितरण चैनल श्रृंखलाएं। जैसे इसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आपका हो सकता है कि हमने यहाँ से माल बॉम्बे भेजना है तो हमने किन किन एजेंसियों का सहारा लिया, या हमें बॉम्बे के किसी कस्टमर को माल बेचना है तो हमने बीच की कौन कौन सी चैनल का उपयोग किया, मतलब हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव कहाँ पर है, सेल्स मैनेजर कहाँ पर है, वो कहाँ से कैसे वस्तु पहुंचाता है, हमारा होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है। ऐसे कई हमारी वितरण की श्रृंखलाएं आपकी हो सकती है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को कस्टमर तक पहुंचाते हैं। तो कई बार क्या होता है, ये चूंकि वितरण श्रृंखलाएं सीधे सीधे किससे जुड़ी होती है, या तो कस्टमर से जुड़ी होती है, उस व्यक्ति से जुड़ी होती है जो उन वस्तुओं को अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाता है। तो कई बार क्या होता है कि इन लोगों का भी फीडबैक मिलता है। ये फीडबैक किसको देते हैं, संस्था को देते हैं। तो उस फीडबैक के आधार पर भी क्या होता है, हमारे मन में कुछ नए आइडियाज आते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज आते हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। तो जितनी आपकी चैनल्स हैं, ये चैनल्स भी हमें तमाम प्रकार के आइडियाज उपलब्ध करा सकती है। अगली बात है शोध और विकास। चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, रिसर्च के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। जब किसी चीज पर कोई रिसर्च होती है तो उससे भी नए आइडियाज मिलता है। आप देखिए जितने भी नए जो आविष्कार हुए हैं वो सब शोध का ही परिणाम है, शोध और डेवलपमेंट का परिणाम है। तो शोध और विकास जहां होता है वहां पर भी हमें नए आइडियाज मिलते हैं। अभी हम देखें, कई बार हम समाचार पत्र में पढ़ने को मिलता है कि फलाने जगह के विद्यार्थी ने ये काम कर लिया, उसने अपने जो प्रोजेक्ट लिया था उस प्रोजेक्ट पर जो शोध किया, उस शोध से ये लगा कि ये वस्तु इस प्रकार से निर्मित हो सकती है। आइडियाज आपके मन में आया। तो प्रोजेक्ट वर्क जो आप करते हैं, जो शोध आप करते हैं, रिसर्च जो आप करते हैं, इन सब से भी क्या होता है, हमें नए आइडियाज बिजनेस में प्राप्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार से कई मैगजीन्स हैं, आपको बताया होगा, आप लाइब्रेरी जाते होंगे, हमारे कई प्रकार की मैगजीन्स, पत्रिकाएं, एंटरप्रेन्योर्स बेस्ड पत्रिकाएं हमारे आती है। रिसर्च जर्नल्स अगर आप पढ़ते हो तो उनसे हमें कई नए आइडियाज मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो आज की तारीख में जो कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया आपका, इसके माध्यम से हमें कई जानकारियां प्राप्त होती है। अगर आप किसी चैनल पे जाते होंगे जहां पर व्यवसाय उद्योग संबंधी जानकारी आपकी आती हो, अगर आप उस चीज को देखेंगे, जानेंगे, तो वहां से भी आपको कुछ नए आइडियाज मिलते हैं, या आपको यह जानकारी मिलती है कि इस प्रकार का काम इस स्थान पर हो रहा है और इस स्थान पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उसकी वस्तुओं की सेल इतनी है, उसकी वस्तु की डिमांड इतनी अधिक हो चुकी है, वो वस्तु ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो हमें कई इस प्रकार की जानकारियां इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हमारे उन विचारों को व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कई एग्जीबिशन और कई आपके ट्रेड फेयर भी लगते हैं। कई बार आप समाचार पत्र पत्रिका पढ़ते होंगे, इंटरनेट पे आप जाते होंगे, देखते होंगे कि अनेक जगहों पर हमारे ट्रेड फेयर लगते हैं, कि एग्जीबिशन लगते हैं। एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर में क्या होता है, कई एंटरप्रेन्योर आपके आते हैं जो अपनी वस्तु का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। जब वो डेमो करते हैं तो डेमो को देखने के बाद भी अपने मन में आइडिया आता है कि हाँ यार, ये काम अपन भी कर सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी अप्लाई करके हम हमारे यहाँ पर भी ये काम शुरू कर सकते हैं।
तो जितने प्रदर्शनी आपकी है, एग्जीबिशंस हैं, ट्रेड फेयर है, इनमें हमें कुछ नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, नए एंटरप्रेन्योर से मिलने का मौका मिलता है, कुछ ऐसे व्यक्तियों से मिलने का मौका मिलता है जो उस प्रकार के व्यवसाय उद्योग को लगाने के लिए आपको सहयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, इन सब से क्या होता है, आपके मन में कुछ आइडिया आ सकते हैं जिसके माध्यम से आप अपना बिजनेस स्थापित कर सकते हैं नए रूप में। अब जब आपने बिजनेस की बात की कि आपने लक्ष्य तय कर लिया, आपके सिलेबस में यह भी है कि आप लक्ष्य तय कर भी लें तो भी आपके सामने ऐसा नहीं कि आपने लक्ष्य तय कर लिया, सब कुछ आपने जान लिया, सारी मार्केट का रिसर्च कर लिया, उसके बाद आपके सामने कोई समस्या नहीं होगी। आप ये मान के चलना कि बिजनेस शुरू किया है तो समस्या तो आएगी और समस्या का सॉल्यूशन भी मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो प्रश्न उठता है कि एक उद्यमी जब अपने लक्ष्य को पाना चाहता है तो उसके सामने कई चैलेंजेस होते हैं, कई प्रॉब्लम्स उसके सामने आती है, रोज उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम से निश्चित रूप से सामना करना पड़ता है। अगर इन समस्याओं को स्वीकार कर ले चुनौती के रूप में, चैलेंजेस के रूप में, देखिए चैलेंज के रूप में यदि आप स्वीकार करोगे तो आप उसका कोई ना कोई निदान ढूंढोगे। यदि आपने उसको इस रूप में नहीं लिया, चैलेंज के रूप में नहीं लिया, आप समझते ठीक है इस प्रकार की समस्याएं तो आती रहती है, तो क्या होगा, वो समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी और एक दिन हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय को बंद करने के बारे में या उसका दायरा छोटा करने के बारे में, अपना स्कोप कम करने के बारे में आप सोचने लगे। तो अगर आप समस्याओं को चैलेंज के रूप में यदि स्वीकार करते हैं तो ये मान के चलना कि एक उद्यमी की कैपेसिटी बढ़ती है। और आप देखिए रोज आप समाचार पत्रिका पढ़ते होंगे, कई बार कई समस्याएं छपती कि अमुक इंडस्ट्री में ये समस्या हो गई, यहाँ इंडस्ट्री में स्ट्राइक हो गया, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पर। अब वो प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है, उन प्रॉब्लमों को फेस भी करता है व्यक्ति, और जो उनको चैलेंज के रूप में फेस करता है निश्चित रूप से उसको क्या होता है, सफलता मिलती है। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि व्यावसायिक समस्याओं का समाधान हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मतलब हमारे सामने या तो व्यावसायिक समस्या आए ही नहीं, और यदि आती है तो उनका हम समाधान जल्दी से कैसे कर लें, इसके लिए हमें क्या क्या चीजें अडॉप्ट करना चाहिए, थोड़ा सा हम इनके कुछ पॉइंट्स पर हम देख लें। पहली चीज है कि हमारा जो प्री प्लान प्रोग्राम हो, अगर हमारे पास प्री प्लान यदि हमने प्रोग्राम पहले से तय कर रखा है, मुझे क्या करना है, किस समय क्या करना है, अगर मेरे पास तैयार है, कितने कर्मचारी लगाना है, कहाँ से रॉ मटेरियल परचेस करना है, पैसा कहाँ से लेना है, कब लेना है, किस मार्केट में किस समय वस्तु पहुंचाना है, यदि इन सब के बारे में मैंने प्री प्लान यदि बना रखा है तो मेरे सामने समस्याएं कम होंगी, और यदि समस्या आएगी तो मैं उन समस्याओं को जल्दी से हल भी कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी जो मेरे पास प्री प्लान हैं। तो अगर हम पहले से किसी चीज का प्लान बना लेते हैं तो हमारे सामने समस्याएं कम होती है। अभी आप देखिए, आप स्वयं स्टूडेंट हैं, अक्टूबर का महीना आ जाएगा, अक्टूबर है, अब जुलाई में आपका एडमिशन हुआ था। अगर किसी विद्यार्थी ने पहले से 1 जुलाई को या 2 जुलाई को एक क्लास जब से शुरू हुई थी तभी से अगर अपना जो प्लान बना लिया हो, स्टडी का प्लान, तो क्या होगा, समस्या आपके सामने परीक्षा के दिनों में कम आएगी। ये स्वयं आप एग्री होंगे इस चीज से। परंतु यदि हम सोचते हैं कि टाइम टेबल आ जाएगा परीक्षा का, उसके बाद हम प्लान करेंगे पढ़ाई का, तो क्या होगा, हमारे सामने कई समस्या होगी, हम उन समस्याओं का कई बार सामना भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास समय कम रहेगा, हम नई चीज को पढ़ ही नहीं पाएंगे अगर हमारे पास उन दिनों में समय नहीं है तो। इसलिए कहा जाता है कि फर्स्ट दिन से ही हमारा प्लान बन जाना चाहिए, काय का, टीचिंग स्टडी का। तो वही चीज आपकी बिजनेस में भी, कि बिजनेस में भी हम क्या करें, प्री प्लान यदि हम सारी चीजों को अरेंज तय कर लेंगे तो हमारे सामने समस्या नहीं होंगी, समस्या आएगी तो हम उनका निदान भी ढूंढ लेंगे। अगला, मानव संसाधन प्रबंधन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसी इंडस्ट्री जहां पर सबसे ज्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रयोग होता हो, संसाधन का प्रयोग ज्यादा होता हो, वहां पर हमें इसके मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैनेजमेंट से मेरा मतलब है उनका सही समय पे उनको हम तमाम ठीक तरीके से मोटिवेट करें, समय समय पे उनको हम जो भी वेतन वगैरह से जो समस्याएं उनकी, उनका निदान करें। इसके साथ साथ उनका ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, अगर मान ली हमें ऐसे लेबर की आवश्यकता है जिसको किसी विशेष प्रकार की स्किल की आवश्यकता है, तो उनके हम स्किल के लिए हम पहले से प्लान कर लें, उनका मैनेजमेंट यदि हम कर लें तो क्या होगा, हमारे सामने समस्याएं नहीं आएगी। और यदि हमने इन चीजों का प्लान नहीं किया है तो क्या होगा, हम निर्धारित समय पर हम उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे। तो मानव संसाधन का ठीक प्रकार से मैनेजमेंट करना भी बहुत आवश्यक है, जिसको बोलते हैं कर्मचारी प्रबंधन भी बोलते हैं। कर्मचारी प्रबंधन का मतलब पर्सनल मैनेजमेंट भी इसको कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करें, इस पर भी हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तीसरा है प्रोडक्ट प्लानिंग। हमारा उत्पादन का प्लानिंग ठीक प्रकार का हो। उत्पादन के प्लानिंग से मेरा मतलब है हम किस समय कितने क्षमता से काम करेंगे, कितने शिफ्ट में हमारा काम होगा, उन शिफ्ट में काम करने के लिए मशीनें कितने हॉर्स पावर की लगेगी, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं, बिजली पावर की व्यवस्था या फ्यूल की व्यवस्था कहाँ से होगी, इन सब चीजों के बारे में हमने पहले से प्लान कर लिया है
रॉ मटेरियल के मामले में हमने पहले से प्लान कर लिया है, जो कि उत्पादन का एक बड़ा महत्वपूर्ण एक अंग है। अगर हमने इन सब के बारे में पहले से यदि प्लान कर लिया है तो हमारे सामने समस्याएं कम होगी, और यदि हमने इन सब के बारे में प्लान नहीं किया है तो आप मान के चलना है कि हम समस्याओं से हमें जूझना पड़ेगा, और हो सकता है कुछ समस्याएं हमारे सामने हर समय उठ खड़ी हों। तीसरी फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में जा रहा हूं तो मुझे उस मैन्युफैक्चरिंग फील्ड की टेक्निकल नॉलेज भी, टेक्निकल समझ भी मेरे पास हो। भले मैं उस चीज का एक्सपर्ट ना बनूं, पर मुझे उसकी कम से कम बेसिक चीजें तो मुझे जानना समझना पड़ेगी। अगर मेरे पास बेसिक नॉलेज भी यदि उसका नहीं है तो आप मान के चलना हमारे सामने समस्याएं उठ खड़ी होगी। तो हम जिस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उसकी टेक्नोलॉजी किस प्रकार की होगी, उस टेक्नोलॉजी को भी हमें अच्छे से समझना होगा। और लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज जिसके बगैर जिसकी समस्याएं सबसे ज्यादा आज की तारीख में एक एंटरप्रेन्योर को होती है, वो है आपका मार्केटिंग बेस्ड विपणन संबंधी समस्याएं आज की तारीख में सबसे ज्यादा है। क्योंकि वो एक बड़ा अच्छी चीज कही गई है कि अब वस्तु बनाना आसान है किंतु उसकी मार्केटिंग करना बड़ा कठिन काम है। उसकी मार्केटिंग के लिए आपको बहुत सारी चीजों के बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। किसी ने कहा है मार्केटिंग ललित कला है, इसके बगैर सब कलाएं बेकार है। आपका बहुत अच्छी मशीन आपने लगा रखी है, आपके लेबर बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा है, आपका प्रोडक्शन का सिस्टम अच्छा है, आपकी वस्तु भी अच्छी है, किंतु यदि उसकी ठीक तरीके से यदि मार्केटिंग नहीं हो, अगर उसको बाजार में हम बेच नहीं पाए तो सब चीजें आपकी बेकार है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है कि आप जब भी किसी इंडस्ट्री में जाएं, किसी व्यवसाय के बारे में जाएं, तो सतत रूप से आप मार्केट की स्टडी जरूर करें। यदि हमने मार्केट की स्टडी हम करते रहेंगे तो हमें कस्टमर का फीडबैक मिलता रहेगा। हमारे जो चैनल हमारी हैं जिसके माध्यम से हम कस्टमर तक पहुंचते हैं उनसे भी हमें फीडबैक मिलेगा, और हम उस फीडबैक के आधार पर क्या कर सकते हैं, समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई समस्या है तो आपको समस्याओं का निदान इस प्रकार से आपको ढूंढना पड़ेगा। अब समस्याओं के निदान करने के लिए क्रिएटिविटी का होना भी बड़ा आवश्यक है। यदि आपका सोच, यदि आपका चिंतन, यदि आपका क्रिएटिव है, या प्रोसेस यदि आपकी निरंतर क्रिएटिव है, तो क्या होगा, आप हर समस्या का हल ढूंढ लेंगे। और यदि आप क्रिएटिव नहीं है तो क्या होगा, आपके पास कई समस्याएं उठ खड़ी होंगी। इसलिए आज कहा गया है कि क्रिएटिव आइडिया यदि आपके मन में है, क्रिएटिव सोच यदि आपकी है, और आप उस क्रिएटिव सोच पर यदि ये काम करते हैं, तो आप मान के चलना कि आपने कई समस्याओं का समाधान स्वतः ही कर लिया है। और बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें आज की तारीख में क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। ऐसी इंडस्ट्रियां, ऐसे व्यवसाय जहां पर कस्टमर की मांग निरंतर बदलती हो, वहां पर क्रिएटिविटी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। विशेषकर अगर हम बात करें तो आपका रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री, जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, इसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। फैशन टेक्नोलॉजी में क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। ऐसी कई इंडस्ट्रियां हो सकती है जहां पर आज क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। तो प्रश्न यहाँ पर ये कि आप में क्रिएटिविटी भी हो, नया एक चिंतन आपके मन में लगातार चलता रहे पॉजिटिव, कि मैं इस व्यवसाय को और कैसे अच्छे से कर सकता हूँ, और कौन सा नया प्रोडक्ट मैं मार्केट में ला सकता हूँ, कस्टमर को इसके लिए मैं कैसे तैयार कर सकता हूँ, इन सब के बारे में आपका लगातार चिंतन चलता रहना चाहिए। यदि ये सब कुछ यदि आपके मन में चलता है, इसका मतलब आप में क्रिएटिविटी है। और अगर आपके मन में क्रिएटिविटी है तो आप क्या कर पाएंगे, आप देखिए, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आप नए उत्पाद का परिचय कराएंगे पब्लिक से, कस्टमर से। ऐसा नहीं कि 10 साल से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं आप वही बेचेंगे, क्योंकि आपके मन आइडिया चलते रहते हैं, आपका चिंतन चलता रहता है, आप सोचते रहते हैं, आइडियाज के बारे में आप विचार करते हैं, अपॉर्चुनिटी को आप ढूंढते हैं, उन सब पे एक्सरसाइज करते हैं। मतलब आप नया प्रोडक्ट से हरदम हर समय एक उपभोक्ता से परिचित कराने के लिए तैयार रहते हैं। अगर आप ये कर लिया आपने, तो क्या होगा, आप मार्केट में ज्यादा समय तक चलेंगे। क्योंकि आज का मार्केट कैसा हो गया है, जो चीज आज मार्केट में बहुत ज्यादा बिक रही है, आप इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 6 माह बाद भी उसी रूप में बिकेगी। हो सकता है उसका नया रूप आपके सामने आ जाए, और नया रूप कैसा आएगा, कस्टमर के आइडिया से भी आपका आ सकता है। तो अगर आपका सोच क्रिएटिव होगा तो आप मार्केट में नए उत्पाद से कस्टमर को हरदम परिचित कराते रहेंगे। और जब आप ये काम कर लेंगे तो क्या होगा, आप में और क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आपका चिंतन प्रक्रिया और बढ़ेगी, आपके मन में और नए आइडिया जाएंगे। तो नए उत्पाद का परिचय वही व्यक्ति करा सकता है जिसमें क्रिएटिविटी। अगली बात, हम आज आप सब साइंस के स्टूडेंट हैं, रिसाइकलिंग वाली बात आप सब जानते हैं, समझते हैं कि रिसाइकलिंग करना चाहिए हमें कुछ चीजों की। पहले हम फ्रेश उससे रॉ मटेरियल से वस्तु का निर्माण करते थे, आजकल क्या हो गया, हम चाहते हैं कि रिसाइकलिंग हम करें बहुत सारी चीजों। कचरे से भी आजकल हम विद्युत पावर जनरेट कर सकते हैं, जबकि पहले हम देखते थे केवल एक ही चीज से बनता था, पानी वाटर वाली चीज हमारी थी। तो हम
अगर आप में क्रिएटिविटी है तो आप क्या करेंगे, आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें उस कच्चे माल का उपयोग नहीं करेंगे, रॉ मटेरियल जो पहले से चला रहा है। आप कोई श्रेष्ठ तरीका, कोई ऐसा तरीका ढूंढेंगे, ऐसी चीज का इस्तेमाल करेंगे जो यूनिक हो, पहले से हटकर हो, अन्यों से हटकर हो, इस प्रकार की चीज का आप इस्तेमाल करेंगे। इको फ्रेंडली चीजों के बारे में आज की तारीख में सर्वाधिक चर्चा हो रही है कि इको फ्रेंडली चीजें बनाई जाए। अब इको फ्रेंडली चीजें बनाई जाए मतलब पहले जिस चीज का इस्तेमाल होता था उस वस्तु को बनाने में, कच्चे माल का, उसके स्थान पर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे रॉ मटेरियल के उस सोर्स पे जाना पड़ेगा। तो क्रिएटिविटी अगर आप में होगी तो आप क्या करेंगे, बेस्ट से बेस्ट कच्चे माल का उपयोग करेंगे, और जो पहले से जिस रूप में रॉ मटेरियल का यूज हो रहा है उसका उपयोग न करते हुए आप किसी दूसरे अल्टरनेट पे जाएंगे। ये काम केवल क्रिएटिव सोच ही आपको दे सकती है, कर सकती है। ठीक इसी प्रकार से यदि आप में क्रिएटिविटी है तो आप उत्पादन की टेक्निक्स को बदलते रहेंगे, उत्पादन की नवीन टेक्नोलॉजी को आप शुरुआत करेंगे, और जिसमें क्रिएटिव सोच नहीं है वो अपने पुराने तरीके से ही काम करें। आप स्वयं देखिए, आप स्वयं जब मार्केट में जाते हैं तो मैं शॉप की बात कर रहा हूँ, जो लगातार एक जैसी शॉप बनी हुई है, जिसने अपना कोई आगे का जो जैसा हुलिया उसका 10 साल 50 साल पुराना है, 25 साल से देख रहे हैं आपकी फैमिली, वैसे ही बना हुआ है, और एक क्या करता है, हर दिन नया डिस्प्ले करने का तरीका बदल देता है। ये उसकी बात कर रहा हूँ, वस्तु की सेलिंग की। क्या होगा, लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। आप में क्रिएटिव सोचे, वही चीज आपके यहाँ पर है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की शुरुआत वही व्यक्ति कर सकता है जिसका सोच क्रिएटिव हो, और वही व्यक्ति नए बाजार की खोज कर सकता है जो क्रिएटिव हो, क्योंकि नए बाजार की खोज मतलब रिस्क, सीधी बात है, रिस्क तो होगी। हम चाहते हैं कि साहब जो जिस बाजार में वस्तु बेचे हम तो वहीं बेचेंगे, नए बाजार में हम नहीं जाना चाहते, मतलब आपका सोच क्रिएटिव नहीं। परंतु जिसका सोच क्रिएटिव होता है वो क्या करता है, नए बाजार में कस्टमर के बारे में जानता है कि वहाँ का कस्टमर क्या चाहता है, वहाँ का एज ग्रुप क्या है, वहाँ का एजुकेशन का स्तर क्या है, और वस्तु लोग कहाँ से खरीदते हैं, किस वस्तु में लोग ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। इन सारी चीजों के बारे में लगातार उसके मन में कुछ न कुछ चिंतन चलता रहता है, और इन चिंतन के आधार पर, इस क्रिएटिविटी के आधार पर क्या करता है, वो नए बाजार को खोज लेता है, ढूंढ लेता है। ये काम कर सकता है क्रिएटिव हमारा एंटरप्रेन्योर। और अगली बात है कि श्रेष्ठ प्रारूप का चयन, फॉर्म। अब चूंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मैं आपको बता दूं कि जब हम कोई बिजनेस के बारे में जब हम बात करते हैं, हालांकि आप थर्ड इकाई में आपने पढ़ेंगे, आप उस चीज को कुछ ने पढ़ भी लिया होगा कि जब आप कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो आपको सबसे पहले ये तय करना पड़ता है कि आप किस प्रकार के बिजनेस के प्रारूप का चयन करेंगे, कौन से फॉर्म में जाएंगे। मतलब आप सोल ट्रेडर होंगे, स्वयं ही करेंगे बिजनेस को, या पार्टनरशिप में करेंगे, या कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएंगे, या कंपनी बनाएंगे, किस प्रकार से आप बिजनेस करेंगे। यदि आप वो छोटे स्तर पर काम करना चाहते हैं तो आप सोल ट्रेडर रहेंगे, खुद ही कर लेंगे वो काम। पर आपको लगता है कि नहीं साहब मुझे तो एक दो लोगों की और आवश्यकता है, आप पार्टनरशिप के बारे में सोचेंगे। परंतु आप ये सोचते हैं कि सर मेरा तो बिजनेस ऐसा हो जो पूरे देश में नहीं, मैं तो विदेश में भी वस्तु बेचना चाहता हूँ, मतलब आपका क्षेत्र काफी वाइड होगा, तो आप वहां पे कंपनी निर्माण के बारे में सोचेंगे। तो आप श्रेष्ठ प्रारूप का चयन वह व्यक्ति कर सकता है जिसका सोच क्रिएटिव हो। अगर आपको लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा इंडस्ट्री में बहुत जल्दी उपलब्धि हासिल करना है, सक्सेस होना है, अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा, आप में क्रिएटिव आइडिया आएगा, आप 10, 20, 50 लोगों को जोड़ के कंपनी का निर्माण करेंगे, प्राइवेट कंपनी का निर्माण करने की बात सोचेंगे। तो श्रेष्ठ एक प्रारूप हमारा क्या हो, इंडस्ट्री एक व्यवसाय को चलाने का, किस फॉर्म पे हम काम करेंगे, उसका सिलेक्शन हम कैसे करेंगे, ये बहुत कुछ निर्भर करता है आपकी सोच पर। नेक्स्ट है, ये भी आपके सिलेबस में है कि हमने अभी कहा था कि प्लान करना चाहिए आपको। प्लान कैसा हो, सीक्वेंस, मतलब क्रमबद्ध, पहले क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, फिर क्या करना, ये बिल्कुल तय हो हमारे पास। अगर हमने ये सब कुछ तय कर लिया है तो हमारा बिजनेस में सक्सेस होने की संभावना ज्यादा है। और यदि हमारा प्लान सीक्वेंस नहीं है, मतलब हम कहीं भी कुछ तो भी काम कर लेते हैं, हमें क्या होगा, हमें वास्तव में वो सफलता प्राप्त नहीं होगी। हमें एक क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करना पड़ती है। कई बार आप देखते हैं आपके टॉपिक भी इस प्रकार के रहते हैं, हमारे बीएससी में भी, कॉमर्स में भी, सभी जगह। क्या हम पहला चैप्टर नहीं पढ़े और फोर्थ पढ़ ले, हमें फोर्थ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो फर्स्ट से लिंक्ड है। यदि पहले से लिंक्ड है, इसका मतलब हमें स्टार्ट फर्स्ट से करना चाहिए। वही चीज आपके यहाँ पर है कि जब आप प्लान करें, क्रमबद्ध नियोजन करें, तो इन 3, 4, 5 प्रश्नों के उत्तर ढूंढ लें। व्यवसाय में क्या करना है, क्या करना है हमारा मतलब, क्या करने का मतलब होता है आप वस्तु बनाएंगे, बनी बनाई बेचेंगे कि सेवा देंगे, क्या करेंगे आप। 3 प्रकार का रूप होता है, ट्रेडिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, या सेवा उद्योग। सेवा उद्योग मतलब किसी वस्तु के रूप को, तो रूप परिवर्तित तो होता है आपका निर्माण में, हम क्या करते हैं, सेवा के अंतर्गत किसी वस्तु की उपयोगिता को बढ़ा देते हैं या बनाए रख सकते हैं, तो वो आपका सेवा उद्योग आपका हो गया। तो आप क्या करना चाहते हैं पहले ये तय करो, उसके बाद फिर हम प्लान करेंगे।
कि क्या करना चाहते हैं। फिर अगला क्यों करना चाहते हैं। क्यों करने का मतलब क्या होता है कि आप वो जो काम करेंगे उसके पीछे आपका ऑब्जेक्ट क्या है। डेफिनेटली व्यवसाय करने के पीछे आपका उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है, पर आपका उद्देश्य ये भी हो सकता है कि मुझे ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए वस्तु बेचना है। और आज की तारीख में यही सबसे बड़ी चीज है कि जो व्यक्ति कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए वस्तु बेचेगा वो सक्सेस जाएगा। तो आप जो भी काम करना चाहते हैं उस काम को करने के पीछे आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, वो भी आपका तय होना चाहिए। फिर ये जो आप काम करने का आपने निर्णय कर लिया है और क्यों करने का ये भी आपने निर्णय कर लिया है, तो फिर आपको यह तय करना पड़ेगा कि किसे करना। किसे करने का मतलब आप स्वयं करेंगे, आपके परिवार के साथ मिलकर करेंगे, कंपनी के साथ मिलकर करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, क्या करेंगे आप, किन किन लोगों के इन्वॉल्वमेंट के साथ आप वो काम करेंगे, इसके बारे में भी आपको प्लान करना पड़ता है। चौथी बात, कब करना है। मतलब ऐसा नहीं कि हम सोचते रहें सर मेरे मन में प्लान तो है मैं बस करूंगा, कब करना है ये भी तो तय करो। अगर हम सोचते रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे। किसी ने ठीक कहा है कि यदि आप ये सोच रहे हैं कि अभी तो बहुत समय है, अभी तो फर्स्ट ईयर में है, अभी तो बहुत दिन बाद अपन इसके बारे में सोचेंगे, जब आप सोचेंगे तब तक हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति वहां पर जाके बैठ चुका हो जिसके बारे में आपके मन में आइडिया था, वो आइडिया पे किसी दूसरे ने काम करना शुरू कर दिया। तो यदि वास्तव में आपके मन में कुछ आइडिया चल रहे हैं तो आप ये तय करो कि ये किस किस के सहयोग से आप वो काम करेंगे। और लास्ट है कैसे करना है। कैसे करना मतलब आपका प्रोसेस क्या होगा, आप किस प्रोसेस से वो काम करेंगे, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करेंगे, इन सब के बारे में निर्णय करना, प्लान करना ही सीक्वेंस प्लान कहलाता है। तो इन प्रश्नों को उत्तर यदि आप ढूंढ लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हमारा प्लान बनता है। अब क्रमबद्ध जो हमारा प्लान है उसके हम किस किस रूप में जल्दी से अपन देखें क्योंकि समय हमारे पास कम है। आप स्क्रीन पे देखते जाएं कि अगर मुझे सीक्वेंस प्लान यदि करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था उद्देश्य का निर्धारण कीजिए। उद्देश्य अगर आपने तय कर लिए फिर आप नीति बनाइए कि हमारी पॉलिसी क्या होगी, किस पॉलिसी पे हम काम करेंगे। फिर आप उसकी कार्य करने की किस मेथड से आप काम करेंगे उस मेथड को तय कीजिए। इसके बाद अगर आपके मन में 3-4 प्रकार के प्लान चल रहे थे तो आप चयन करो कि इनमें से कौन सा श्रेष्ठ विकल्प आपका होगा, या आपके सामने कार्य करने के 3-4 तरीके हैं तो आप उसका मूल्यांकन करो कि उसमें से कौन सा तरीका श्रेष्ठ होगा, उसका चयन कीजिए। इसके बाद आप प्लान तैयार कीजिए। प्लान करने के साथ साथ हमें कई प्रकार सब योजना उप योजनाएं बनाना पड़ती है, सब योजनाएं बनाना पड़ेगी आपको, वो भी आप बनाएंगे। इसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे। इसके बाद क्रियाओं का क्रम तय कीजिए कि किस क्रम में हमें काम करना है, हर क्रिया के लिए कितना समय हम देंगे ये भी आप तय कीजिए। योजनाओं का क्रियान्वयन आपको करना पड़ेगा। और लास्ट में अनुगमन का मतलब फॉलोअप, लगातार फॉलोअप भी हमें करना पड़ता है कि जो मैंने एम तय कर रखे हैं उस एम को प्राप्त करने के लिए मैं कहां तक आगे पहुंचाऊं। ये सारी चीजें आपके क्रमबद्ध नियोजन के चरण के रूप में आपकी आती है। अब इसके बाद देखिए, पहले हम देखते हैं आत्मविश्वास, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए किसी भी व्यवसाय को करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत आवश्यक है। यदि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कहीं भी सक्सेस नहीं हो सकते। और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको एंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप पढ़ाई अपने जो टारगेट आपने तय कर रखा है वो टारगेट आप अचीव तभी कर पाएंगे जब आप में ये चीज होगी। अब आप इन 3 प्रश्नों के रूप में अपने आप से उत्तर पूछें, ये कार्य मैं कर सकता हूं। अगर आपके मन में ये है कि मैं ये काम कर सकता हूं, इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस है। और यदि आप ये सोचते हैं अरे नहीं सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्षमता ही नहीं है, नहीं सर मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आदमी का अपने आप से कुछ पूछना, अपने आप से बात करना, अपने आप का मूल्यांकन करना। आप अपने आप को किस रूप में देखते हैं, यही आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है। दूसरी बात, मुझसे इस कार्य में करने की क्षमता है। अगर आप ये कहते हैं नहीं सर मेरे में तो कैपेसिटी नहीं है, मैं तो 1 घंटे पढ़ने वाला इंसान हूं, मैं 1 घंटे ज्यादा नहीं पढ़ पाता हूं, मैं तो ये परीक्षा फेस नहीं कर सकता। और दूसरा बोलता नहीं सर मैं इस काम में करने की क्षमता रखता हूं, मैं अपने आप में इस कैपेसिटी डेवलप कर लूंगा, इसका मतलब आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और तीसरा है मैं इस कार्य में अवश्य सफल रहूंगा, ये विचार यदि आपके मन में चल रहा है इसका मतलब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। और यदि आप हमेशा नेगेटिव चीज सोचते हैं सर मैं तो सक्सेस नहीं हो पाऊंगा, इस साल सर मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, अगर आपके मन में ये विचार चल रहा होगा तो आप मान के चलना है कि ये नेगेटिविटी आपकी, मतलब आप में कॉन्फिडेंस नहीं है। तो कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है कि मैं ये काम कर सकता हूं, मुझ में क्षमता है और मैं सफल होकर आपको दिखाऊंगा। यदि 3 चीजें यदि आपके मन में चल रही है, 3 चीजें यदि पॉजिटिव है आपकी, इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। और आज की तारीख में इसी की सबसे ज्यादा कमी है कि हम बहुत जल्दी नेगेटिव चीजों को ज्यादा ग्रहण करते हैं, पॉजिटिव चीजों के बारे में हम नहीं सोचते हैं। सर मुझसे नहीं होगा, मेरा तो मूड नहीं है, लोग क्या कहेंगे, ये सब ऐसी चीजें हैं जिससे आदमी का कॉन्फिडेंस
बढ़ता नहीं कम होता है, ध्यान रखना। हमें इन चीजों पे जाना पड़ेगा। तो उपरोक्त विचार अगर आप इन चीजों पर अगर आपने विचार कर लिया तो आप डेफिनेटली क्या होगा, आप कॉन्फिडेंट हैं अच्छे से। ठीक है, अब देखिए प्रश्न उठता है इसके पहले वाला, उद्यमी में आत्म डेवलपमेंट जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का डेवलपमेंट होता कैसे है। मैंने अभी आपको ये सब चीजें बता दी, फिर मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा। अगर आपका सोच क्रिएटिव है मतलब आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है, और जब आपका सोच नेगेटिव है आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका नहीं है। अब इससे मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। हम पढ़ते हैं समाचार पत्र पत्रिका में, अगर आप किसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की कहानी पढ़ेंगे तो वो उसने यही कहा होगा कि मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों को लेता था, कभी मैंने नेगेटिव चीजों को अपने आप में जीवन में शामिल नहीं किया है। मैंने हमेशा चीजों को सकारात्मक रूप में ही लिया है। मैंने कमियों में भी अच्छाई ढूंढी है, मैंने असफलता में भी सफलता को ढूंढ निकाला है। मतलब आपका सोच पॉजिटिव है। अगर ये है तो आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। अगर आप में अचीवमेंट करने की चाहे डिजायर है आप में, मतलब आप में कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा है। यदि आप में पेशेंस है मतलब आप में कॉन्फिडेंस का लेवल अच्छा है। यदि आप में धैर्य नहीं है तो आप में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आएगा। यदि आपका जो अप्रोच है वो किस प्रकार का साहसिक है, आप किसी चीज में रिस्क लेने की क्षमता आप रखते हैं, आप में ताकत है, आप बोलते सर मैं तो रिस्क लूंगा, छोटी मोटे रिस्क तो लेना पड़ती है, बिजनेस में अगर जाना है तो रिस्क उठाना पड़ती है। यदि ये मन में यदि आपके विचार चल रहा है इसका मतलब आप में कॉन्फिडेंस है। और यदि आप सोचते हैं नहीं सर पैसा डूब जाएगा, मार्केट चलेगा कि नहीं चलेगा इसलिए मैं तो रिस्क लेना नहीं चाहता, आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा इस कम से कम बिजनेस के फील्ड में। फिर अगर आप लक्ष्य को प्राप्त करने के सतत प्रयास रहने की अगर आप में क्षमता है, आप सतत रूप से लक्ष्य के बारे में सोचते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, मतलब आप में कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा है। और ये चीज आप में नहीं है इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। बगैर कॉन्फिडेंस के कुछ काम चलने वाला है नहीं, आप ये नोट करके चलें। दूसरी बात, आप स्वयं देखिए, आप स्टूडेंट हैं, कई बार आपकी मित्रता किसी मित्र, आपके हर मित्र होंगे, कई बार अगर आपको ये लगता है कि मुझे मेरे मित्र से ज्यादा नंबर लाना है, इस बार मैं से ज्यादा नंबर लाऊंगा, या डिबेट में आप दो लोग एक साथ भाग लेते हैं और आपके मन में चल रहा है कि नहीं इस बार देखना मैं फर्स्ट प्राइज लेके आऊंगा, मतलब दूसरों से प्रतियोगिता में सफल होने की इच्छा यदि आप में है, ये मैं आपकी स्टूडेंट लाइफ की बात कर रहा हूँ, अगर यहाँ है तो आप सक्सेस होंगे। और यदि बिजनेस में अगर आप में प्रतियोगिता में सफल होने की इच्छा अगर होगी, आप चाहते हैं साहब कॉम्पिटिशन में फेस करूंगा, मैं इससे ज्यादा आगे लेके दिखाऊंगा, अगर ये चीजें आपके मन में चल रही है तो आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगे। ठीक है, अब देखिए आप एक प्रश्न है, जरा इसको ध्यानपूर्वक देखें आप। ऐसे मानवीय गुण जो कि मनुष्य को स्वयं की क्षमताओं योग्यताओं के प्रति आश्वस्त कर सकता है, क्या हो सकता है इसमें से? दोज ह्यूमन क्वालिटीज विच मेड हिम कॉन्फिडेंट अबाउट सेल्फ कैपेसिटी एंड क्वालिफिकेशन। इसमें से कौन सा ऐसा गुण है जो जिससे मनुष्य की क्वालिफिकेशन भी बढ़ती है, मतलब ये लगता है कि वो आश्वस्त है, और उस कैपेसिटी के दृष्टिकोण से भी आश्वस्त है कि सर ये मैं काम कर लूंगा। इनमें से किस चीज की आवश्यकता होती है, कौन बताएगा? इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो होना आवश्यक है एक व्यक्ति में? कोई कॉलेज बताया जरा है? मंडला कॉलेज, मंडला कॉलेज से, दुर्गावती कॉलेज मंडला, छात्राएं बैठी हुई हैं कुछ। चलिए नीमच, आप स्वयं से आप देखिए प्रश्न को आप अपने पे लीजिए। इसमें से कौन सी चीज अगर आप में अगर है, इसका मतलब है कि आप में किसी भी कार्य को करने की आप में कैपेसिटी है, आप में वो क्वालिफिकेशन है। और वो चीज यदि नहीं है तो आप ये मान के चलना कि आप में जो ह्यूमन क्वालिटी है वो आप में नहीं। चलिए मंडला से, दुर्गावती कॉलेज मंडला, चलिए पथरिया से बोलिए, दमो पथरिया, काफी स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पथरिया, हेलो, यस सर मंडला से। हाँ बोलिए। ठीक है, अब आप अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल देखेंगे आज से कितना है जी, हैं? पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे आप आज से? जी सर रखेंगे। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग से लाभ मिलता है? जी सर मिलता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा आप में? जब हमारी सोच पॉजिटिव होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस की थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बैठिए।
एक प्रश्न और है, जरा इस पे इसको देखिए, इस प्रश्न को पढ़िएगा आप जरा। सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज इज, व्यावसायिक विचारों के स्रोत निम्न में से कौन सा है जिससे आपको बिजनेस करने का आइडिया मिलता है? पथरिया कॉलेज दमोह। पढ़े जरा प्रश्न को। हमें कौन व्यक्ति इनमें से आइडिया देता है बिजनेस करने के, या इनमें से किससे हमें बिजनेस करने का आइडिया मिलता है? ऐसा कौन सा सोर्स है? कस्टमर, प्रेजेंट एंटरप्रेन्योर, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या ये सभी? यस, पथरिया कॉलेज दमोह। वर्तमान उद्यमी। वर्तमान उद्यमी। ग्राहक से नहीं मिलता आइडिया? ग्राहक से नहीं सर, वो उतना नहीं मिलता। नहीं मिलता उतना, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से भी नहीं मिला। चले दूसरा बता, और कोई बता इस प्रश्न का उत्तर, मतलब आपने सीरियसली देखा नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं। चलिए, और कोई? चेयर फेस नहीं दिख रहा हमें छात्रा का। इधर बुलाइए आपके पास सर, छात्रा को आपके पास बुलाइए, मुझे एक प्रश्न उससे काउंटर क्वेश्चन करना। माइक को उपरोक्त सभी। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? हमें इन सबसे आइडिया मिलते हैं क्या? हाँ। अच्छा, मुझे बताइए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से कैसा आइडिया, क्या आइडिया मिलता है हमें बिजनेस करने का? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या बताती है हमें? मैंने काफी डीपली बताया था आपको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। ये तो ठीक है, करेक्ट है कि आपका सभी आंसर होगा। ठीक है, पढ़िएगा आप इसको। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब होता है वो चीजें जो वस्तु तक, ग्राहकों तक पहुंचाती है, वो कई बार फीडबैक हमें देती है, उस फीडबैक से हमें नए आइडियाज प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसलिए जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे सोर्सेस हैं जो हमें बिजनेस के लिए आइडिया प्रदान करते हैं। ठीक है, आपने ये हमारे रेफरेंस के लिए कुछ बुक्स के अगर आपको नाम लिखना हो तो आप नोट कर सकते हैं। ये जो मैंने टॉपिक जिसमें विशेष कर लिया है, डॉक्टर राजीव शर्मा और डॉक्टर राजेंद्र शर्मा की बुक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और एक है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की किताब डॉक्टर यूसी गुप्ता की। इसमें कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें मैंने इसमें से आपको शेयर की आपके साथ। आपने सुना ध्यानपूर्वक, बहुत बहुत धन्यवाद।